और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज आईपीसी की दफा 124A की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत की। अदालत ने मरकज से दरियाफ्त किया कि आजादी के 75 साल बाद भी यह कानून जरूरी है। अदालत के मुताबिक यह नौ आबादियाती कानून है जिसका इस्तेमाल मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ किया जाता था। अंग्रेजों ने बगावत के कानून का इस्तेमाल जिनके खिलाफ किया, इनमें गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। राजद्रोह सेडिशन यानी कि बगावत के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा सवाल उठाया गया है। दरअसल एक एक्स आर्मी ऑफिसर की तरफ से याचिका अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और इस कानून की 124A की जो शिक है, जो दफ़ा है, उसको चैलेंज किया गया था कि इसमें अभी भी सज़ा का प्रावधान है, इससे अभी भी सज़ा हो सकती है। और कहा गया था इससे जो इंसान की बुनियादी आज़ादी है, शख्सी आज़ादी है, वो मुतासिर होती है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना, उन्होंने ये सवाल उठाया और अटॉर्नी जनरल हुकूमत हिंद से पूछा आखिर 75 साल बाद इस कानून को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने जो आज़ादी का मूवमेंट था उसको दबाने के लिए किया। गांधी जी भी इससे मुतासिर हुए, उनको जेल भेजा गया। यहाँ तक कि जो गंगाधर तिलक थे उनको भी इससे मुतासिर हुए और उनको भी जेल जाना पड़ा। तो आवाज़ दबाने के लिए इस पूरे कानून का इस्तेमाल होता रहा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये क्योंकि भारत की जो अखंडता है, उसका जो इत्तेहाद है, उसकी सालमियत है, उसको बचाए रखने के लिए ये जो प्रोविज़न है 124A का, इसको बरकरार रखा जाए। फिलहाल इस मामले में गाइडलाइन जारी करने के लिए वेणुगोपाल की तरफ से ज़रूर कहा गया है, लेकिन देखना यह होगा आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। आपको मालूम है ये जो दफ़ा है, ये जो शिक है, इसके तहत कोई भी शख्स किसी भी तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी कहता है तो उसके खिलाफ उम्र कैद तक हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। UAPA और NIA के खिलाफ बेंगलुरु में तरक्की पसंद तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सोशल एक्टिविस्ट फादर स्टियान स्वामी के हाल ही में हुई मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने कहा कि UAPA जैसे कवानीन से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। बुजुर्ग सोशल एक्टिविस्ट जैसे कई लोग UAPA कानून की अजियत का शिकार हुए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर वकील वालिद ने कहा कि UAPA और NIA की हैसियत एक तरफा है। इन कवानीन में मुल्जिमीन को अपना मौक़िफ़ रखने की गुंजाइश ना के बराबर है। Fair trial, therefore it violates human rights, Universal Human Rights Act, European Covenants on Human Rights. All international and national laws are opposed to UAPA. Today our protest is to repel UAPA, repel NIA. NIA has power to have their own investigation, their own public prosecutor, and they have say over appointing presiding officers, constituted special courts. असल बात यह है कि एक तो ये इनका हुकूमत के तमाम इदारों ने मिलकर इनकी जान ली है। दूसरा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो UAPA है। तो हमारा सबका इस वक्त ये मुतालबा है कि UAPA जो एक काला कानून है उसको फ़ौरन जो है हुकूमत वापस ले। पिछले 7 साल से NDA की हुकूमत इख्तदार पे आने के बाद ख़ासकर जो है सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी है, ये जो है एक मुल्क की जो है आवाज़ है, ये इनको किसी भी तरह जो है ये लोग अंदर करना चाहते हैं, इनके आवाज़ को दबाना चाहती है हुकूमत। और ये जब आवाज़ दब जाती है, जैसे हमारे अभी स्टियान स्वामी है, इनको एक सिपर के लिए मजबूर कर दिया था कोर्ट में। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती के ताल्लुक से नुक्कड़ पर बैठकर गुफ्तगू करना कोई जुर्म नहीं। ये अहम तबसरा बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के शहर परभनी से ममनुआ तंजीम दाइश के हम ख्याल होने और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार मुस्लिम नौजवान इकबाल अहमद कबीर अहमद की जमानत अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान किया है। जस्टिस SS शिंदे ने अपने तबसरे में कहा कि इस तरह की गुफ्तगू करना कोई जुर्म नहीं।
छोटे शहरों में लोग अक्सर नुक्कड़ पर बैठकर गली से लेकर दिल्ली तक की सियासत, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक के बारे में गुफ्तगू करते हैं। छोटे शहरों में लोग अक्सर ऐसी गुफ्तगू करते रहते हैं, लिहाजा ऐसी गुफ्तगू करना कोई जुर्म नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस जे.एन. जमादार के रूबरू मुल्जिम इकबाल अहमद की जमानत अर्जदाश पर बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट महर देसाई ने अदालत को बताया कि 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुल्जिम के मुकदमे की समाअत शुरू नहीं हुई है और चार्जशीट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि मुल्जिम ने बम बनाया था या वो किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। जमीयत उलमा ने मुतालबा किया है कि बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को फंसाने वाले अफसरान के खिलाफ जुर्माना आयद होना चाहिए। परभनी दाइश केस के मुल्जिम इकबाल की जमानत की बहस जो है वो कल मुकम्मल हो गई है, लेकिन इस बहस के दौरान बम्बई हाई कोर्ट के जस्टिस शिंदे साहब का रिमार्क काबिल तवज्जो है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मजालिम को आपस में ज़ेरे बहस लाना कोई जुर्म नहीं है। ये सही तौर पर जो चेहरा था पुलिस वालों का वो जस्टिस शिंदे साहब ने पेश किया है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए ज़रा सी बातों का बहाना बनाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर बरसों बगैर चार्जशीट पेश किए हुए उनको जेलों की सलाखों के पीछे रखा जाता है और फैसला आने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। हमें ये बम्बई हिंदुस्तान की अदालतें पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पुलिस वालों के खिलाफ जो मुतासिबाना रवैया उनका मुसलमानों के ताल्लुक से है, वो जो बातें कर रही हैं, उसको हुकूमत को सोचना चाहिए और पुलिस वालों पर जो है वो इस किस्म के का कंट्रोल करना चाहिए कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को जो है वो परेशान न करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने इंतखाबी सफर का आगाज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से किया। ओवैसी गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल के MIM यूनिट के कारकुनान से मुलाकात करते हुए शाम 4 बजे मुरादाबाद पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में शहीद चौराहे पर मुजाहिद आज़ादी नवाब मुज्जू खान की कब्र पर फातिहा पढ़ी। वहां 2 मिनट क़याम करने के बाद ओवैसी कब्रिस्तान से बाहर आए। तो वहीं संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यूपी में अक़लियतों को हरासा किए जाने का योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। तो चुनाव को 7-8 महीने बाकी हैं और देश का बहुत सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तैयारी करना और इस इतने बड़े प्रदेश में पहले से शुरू करना पड़ा तो हम शुरू किए हैं। पहले के बनिस्बत MIM पार्टी बहुत मजबूत है, मकबूल है और एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर से वंचित समाज में है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, OBC के हमारे भाई हों। और हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ भी हैं और ये देखा जा रहा है कि हम आज संभल में हैं। यहाँ पर बरसों से सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज है और मुख्तलिफ सेकुलर पार्टीज़ को जनता ने कामयाब किया। उन्होंने संभल के लिए क्या किया, मुख्तलिफ पार्टीज़ को सांसद बनाकर भिजाया गया। तो ये एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, और मुझे यकीन है कि वो एक तड़प जेन्यून है और उसको अमली जामिनामा पहनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और MIM को कामयाब करेगी। वहीं ओवैसी ने यूपी के मुजवजा आबादी कंट्रोल पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने पॉलिसी को आइन मुखालिफ करार दिया। प्रपोजल है और हम MIM पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करेंगे और रिटर्न में, लिखत में लॉ कमीशन को जो 19 तारीख तक टाइम दिया है हमको, हम उनको भेजाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है पुट्टू स्वामी का,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप कोर्शन नहीं कर सकते किसी को, जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट पढ़ना चाहिए। पांचवी अहम बात यह है कि योगी सरकार पॉपुलेशन को मानती है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि रूरल उत्तर प्रदेश में 40% शॉर्टफॉल है सब हेल्थ के सब सेंटर्स में, पीएचसीज में 49% का शॉर्टेज है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है, और वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। और छठी बात यह कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक वर्स्ट रिकॉर्ड है डॉक्टर पेशेंट का। क्या योगी आदित्यनाथ ये बात को मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4509 डॉक्टर्स की जरूरत है पीएचसीज में, और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं, 3665 का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और इस तरह के प्रपोजल में सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को होगा, इसलिए कि 93% स्टेरिलाइजेशन सिर्फ महिलाओं का होता है, और एबॉर्शन होगा फीटस देखने के बाद, महिलाओं का डिजर्शन होगा। और आप ये कह रहे हैं कि प्रपोजल में कि हम रेशन नहीं देंगे, वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन। आपको हलाल सरमायाकारी के नाम पर पेश आए आईएमए घोटाले में इल्जामात का सामना कर रहे कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने बेंगलुरु की दरगाह हजरत तवक्कुल मस्तान शाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर रोशन बेग ने कहा कि वो वक्त आने पर तमाम तर इल्जामात का जवाब देंगे। रोशन बेग ने कहा कि वो सियासत में किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने बलबूते पर आए हैं। सदा इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि आईएमए घोटाले में सियासी साजिश के तहत एक लीडर को निशाना बनाया गया है। हमारे दोस्त अहबाब हैं जो हमारे खैर खां हैं, वो कल हमारा जन्मदिन है ये समझकर आज मुझे लाकर यहाँ जो है वो हाजिर दिलाए। हम बहुत धक्के खा के सियासत में आए हैं, सियासत में किसी के मेहरबानी से सियासत में नहीं है। ये अल्लाह ताला का एहसान है, औलिया कराम का सदका है, मेरे वालिदैन की दुआ है। ये सब सियासी मैदान में देखें, जबकि सच्ची बात तो कई सियासतदान इससे वाबस्ता हैं आईएमएस से। आपने देखा होगा बड़े हमारे इतने बड़े नामदार मुफ्ती शहीबुल्लाह खान साहब को उसने निशाने पे ले लिया, और कई उलमा को अपने नौकरी के काम के हिसाब से रख कर के कई उलमा की बेइज्जती उसने करी, और कुछ सियासतदानों को भी उसने बहुत इस्तेमाल किया। ऐसे में एक जज्बात इंसान थे रोशन बेग, जो उनको लेकर के उसने नाजायज़ तरीके से उनको फंसा दिया। ईद उल अजहा को सादगी के साथ मनाने और कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करने की मुसलमानों से अपील की गई है। ईद उल अजहा के पेश नज़र अमरावती में पुलिस और उलमा का एक इजलास मुनक्किद हुआ। अमरावती के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर के तमाम पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम साड़ी ने अवाम से ताउन की अपील की। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जारी सियासी घमासान के बीच मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भोपाल में जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम मीटिंग का इनेकाद किया गया और मुस्लिम पसमानदगी को दूर करने के लिए खुसूसी रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया गया। दानिशवरों का कहना है कि एक जानिब यह कहा जाता है कि किसी भी कम्युनिटी को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, वहीं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को सियासी, तालीमी और माशी बुनियाद पर नजरअंदाज किया जाता है, जो किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद है। हाजी साहब जो है इस वक्त रिजर्वेशन की बात बहुत चल रही है, आप लोगों ने जो है मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो रिजर्वेशन की पूरी पॉलिसी है उसमें ही फिर से गौर करने की ज़रूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो 49% रिजर्वेशन की बात की जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि 90% जो लोग हैं वो दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हैं।
तो 90% को 49% दिया जाता है। तो इसलिए पूरी तरह से गौर करने की ज़रूरत है। यानी आपने बहुत थोड़ी आबादी के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया है, यानी बहुत थोड़ी आबादी को 50% दिया जाता है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को महरूम कर दिया गया है कि हम मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों को नहीं देंगे, जबकि कुछ बिरादरियों को ओबीसी में शामिल किया गया है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी जो है मुसलमान हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जब मजमूई तौर पर मुसलमानों की बात आती है तो ये कहकर रद्द कर दिया जाता है कि मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि मज़हब की बुनियाद पर महरूम करना भी तो जायज़ नहीं है कि आप एक हिंदुओं को तो रिजर्वेशन दे रहे हैं हर बुनियाद पर, चाहे आदिवासी हो चाहे ओबीसी हो, लेकिन मुसलमानों को नहीं देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी पिछड़ा है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो दलित है उनको मिलना चाहिए, और जो प्रतिशत है, जो फीसद है, उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क का जो पिछड़ा तबका है, गरीब तबका है, दलित तबका है, वो 90 से 95% है। तो इस पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी को गौर करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर आज़ादी से पहले से भी कुछ रियासतों में मुसलमानों को रिजर्वेशन मौजूद है, और आज़ादी के बाद भी कुछ रियासतों ने, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, उसमें मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश की क्यों महरूम किया जाता है? तो मेरी मांग है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन का अलग से कोटा, मुसलमानों में जो दलित हैं, मुसलमानों जो पिछड़े हैं, उनका कोटा जो है बनाया जाना चाहिए और मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी शरह 99% से तजावुज करते ही भले ही शिवराज सिंह हुकूमत ने स्कूल खोलने का फैसला कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने हुकूमत के फैसले को जल्दबाजी के फैसले से ताबीर किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने 11वीं और 12वीं तलबा की क्लास को 25 जुलाई से शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी ऐलान किया है कि हालात साजगार होने पर दूसरी क्लासेस भी अगस्त के महीने से दूसरे हफ्ते से शुरू की जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के फैसले की सख्त मुखालिफत की है। देखिए, जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार ठीक हो रही है, तो केवल 11th और 12th के बच्चों को, वो भी 50% कैपेसिटी पर, हफ्ते में 2 ही दिन होगा जिसमें बच्चे स्कूल जाएंगे। और ये सुनिश्चित किया गया है और ये आग्रह किया गया है कि जिन बच्चों की 18 साल से ज़्यादा उम्र है वो ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। ये ज़रूरी है कि स्कूल और कॉलेज खोले जाए, पर उससे पहले ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं होगा तो खतरा किसी भी रूप में सहने योग्य नहीं है, न माता पिता के लिए, न अभिभावकों के लिए, न प्रदेश के लिए, न बच्चों के लिए। शिवराज सिंह जी स्कूल खोलें, हम भी मांग करते हैं, पर उससे पहले वैक्सीन तो करें। वैक्सीनेशन हुआ नहीं और स्कूल खोलेंगे तो क्या बच्चों की जान लेंगे? पिछले साल शुमाल मशरिकी दिल्ली में होने वाले फसादात से मुतालिक एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। दिल्ली की अदालत ने भजनपुरा पुलिस पर जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना एसएचओ और इसके सीनियर अफसरान पर आयद किए गए हैं। कोर्ट ने गोंडा के रिहायशी मोहम्मद नासिर की अपील पर पुलिस से मुकदमा दर्ज करने को कहा था। मोहम्मद नासिर ने कहा था कि फसाद के दौरान उसकी आंख में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के हुक्म की मुखालफत की थी। मुतासरा नासिर से बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। नासिर, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटा, क्या आपने देखा? देखिए साहब, मुझे सामने से शूट किया गया। कोई मेरी पीठ में तो गोली मारी नहीं गई थी, मेरी आंख में गोली मारी गई थी, और मैं सबको देखा मैंने कि किस किस ने गोली मारी और किस तरह का उद्दंड था वहाँ, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी, पेट्रोल पंप से हमले हो रहे थे और जी नारेबाजी हो रही थी। और मैंने सबकी पहचान की। पहचान के बाद अपने, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो हॉस्पिटलाइज से हो गया। हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होने के बाद तो जब मैंने थोड़ा सा अपना आप को ठीक सा महसूस किया तो मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी। कंप्लेंट पुलिस स्टेशन से वापस आ गई, उस पर लिखा था रीडर ने लेने से मना कर दिया। और फिर हेल्प डेस्क गया ईदगाह में, तो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे जानता हूँ। फिर मैंने अपनी कंप्लेंट को फोल्ड किया और पूछा आप मेरा नाम बताइए, मेरा रेजिडेंस बताइए। वो कंप्लेंट को लेने से आनाकानी कर रहे थे। अच्छा, जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम
कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम पे हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। FIR भी दर्ज करा दे तो और